हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए मैं आज लेकर के आया हूँ 2 और 3 अगस्त का करंट अफेयर्स। जो मैं 2 अगस्त का करंट अफेयर नहीं लेकर आ पाया था, कुछ रीजन था, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिसकी वजह से मैं 2 तारीख का करंट अफेयर लेकर नहीं आ पाया था। लेकिन आज मैं 2 और 3 दोनों दिन का एक साथ करंट अफेयर लेकर आया हूँ। और जो मैं करंट अफेयर लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। इस क्वेश्चन में चूंकि मैं लिखूंगा कुछ नहीं, लेकिन हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट में बताऊंगा। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने और जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप लाइफास कोविड स्कोर तैयार करने हेतु के साथ साझेदारी की है। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर एक बार ध्यान समझिए। कह रहा है कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने और जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप लाइफास कोविड स्कोर तैयार करने हेतु के साथ साझेदारी, किसके साथ साझेदारी की है ये इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ऐप क्या है, मोबाइल ऐप लाइफास कोविड स्कोर तैयार करने हेतु के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, गूगल है, फेसबुक है, एक्यूली लैब है, सौरभ इंस्टीट्यूट है। तो आंसर होगा इसका आपका एक्यूली लैब। क्या हो जाएगा, एक्यूली लैब। चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस सीए वॉच के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग WAR ने बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्यूली लैब को चुना है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया। याद रखिएगा, जिसने क्या विकसित किया है, कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है, जिसे लाइफास कोविड स्कोर कहा जा रहा है। एक्यूली लैब का ऐप स्क्रीनिंग, क्लिनिकल ग्रेड, नॉन इन्वेसिव, डिजिटल फंक्शनल, बायोमार्कर्स, स्मार्टफोन टूल से लैस है, मतलब टूल से लैस है। इससे बीमारी के बारे में पहले पता लगाया जा सकता है, बीमारी के जड़ों का विश्लेषण, बीमारी के जोखिम का तेजी से पता लगाने और उसका समाधान बताने में यह सक्षम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इसकी व्याख्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एडवांस लर्निंग बाय आरके सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, परख, देखरेख, आरोग्य विज्ञान। आंसर होगा इसका परख। परख उसका नाम है जो बनाया गया है आपका, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी देखना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का पूरा एक्सप्लेनेशन समझिए क्या है, समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान समझिए। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में, मतलब कि पूरे इंडिया में हर एक यूनिवर्सिटी का एक राष्ट्रीय निर्धारण तय किया जाएगा, एक मानक स्टैंडर्ड तय किया जाएगा। इसके लिए परख का बात की गई है, परख का आपका निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य यह है, यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। मतलब ध्यान समझिएगा, इसका उद्देश्य क्या कर रहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। नया निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई नीति शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति NPE 1986 को प्रतिस्थापित करती है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई
शिक्षा नीति सतत विकास के लिए अनुकूल है। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के नई शिक्षा नीति में जो भी चेंजेस हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। उसने एनईपी आपका किसका, एनपीई आपका 1986 को प्रतिस्थापित किया है। तो मैं उसके बारे में क्या क्या चेंजेस हुई हैं सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, डैश डैश के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने का योजना बना रही है। किसके साथ मिलकर के? ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। किसके साथ मिल रही है? विश्व बैंक के साथ मिलकर के ये योजना बना रही है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। आपको पता है चंबल पूरा बीहड़ है, बंजर है, तो उस बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाने की योजना चल रही है। और किसके साथ ये योजना बनाई जा रही है? विश्व बैंक के साथ। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी और रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अलावा थोड़ा सा और भी चीज़ें वो भी समझ लेते हैं कि मंत्रालय के अनुसार ग्वालियर चंबल के बीहड़ों के क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है और जिसके लिए चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। याद रखिएगा कि वहाँ पे कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या सामने दिख रहा होगा? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय से नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, वैधानिक है कि वैधानिक रजिस्ट्री तैयार करने, नैदानिक चूँकि चौका प्रिंट हो गया है, राष्ट्रीय से वैधानिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन क्या है? एनडीआरएफ, आईसीआईसीआई, एम्स, WHO। तो आंसर हो जाएगा एम्स के साथ उन्होंने साझेदारी की है। और एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एम्स का फुल फॉर्म क्या भैया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के साथ देश भर में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय वैधानिक, नैदानिक लिखा चूँकि वैधानिक होगा, वैधानिक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है। यह डेटाबेस अस्पतालों में उपचार को बेहतर बनाने में मदद करेगा और अधिकारियों को वैधानिक परीक्षणों का संचालन करने और नए उपचारों को प्रभावशीलता का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मंच स्वास्थ्य अधिकारियों को भी जानकारी प्रदान करेगा, उन्हें यह समझने में सुविधा प्रदान करेगा कि चिकित्सा सभी के लिए प्रभावी क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया? याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने क्या है? भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने किया है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया। यह मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल का तीसरा मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था और चीन ने तियानवेन-1 मार्स पर भेजा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्या क्या भेजा है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्या भेजा? मिशन होप भेजा था। और चीन ने क्या भेजा? तियानवेन-1 मार्स पर भेजा था। यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का दीर्घकालिक प्रयास है। यह मंगल की खोज के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विज्ञान लक्ष्यों को संबोधित करता है, जिसमें मंगल ग्रह पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। यह एक ऐसी डील का परिचय देता है जो सबसे होनहार चट्टानों और मिट्टी के मुख्य नमूने एकत्र कर सकता है और जिससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत ढूंढा जाएगा। इस रोवर के साथ इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। याद रखिए क्या नाम है उसका? इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। यह पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है,
सोनम सेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लेप्चा जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एक यह जनजाति है या कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल हम समझेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। सोनम सेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन क्या क्या है? बॉक्सर, गायक, अभिनेत्री, लोक संगीतकार। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? लोक संगीतकार। यह एक लोक संगीतकार थी। चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग के एक लोक संगीतकार थी। याद रखिएगा यह पश्चिम बंगाल में कलिम्पोंग जगह है जहाँ की यह क्या है? कलिम्पोंग एक वैली है, वहाँ की यह एक क्या थी, वहीं पे यह रहती थी, वहीं की एक संगीतकार, लोक संगीतकार थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब अब समझ में आ गया कि सिक्किम में यह जनजाति पाई जाती है। कौन जनजाति? लेप्चा जनजाति। और लेप्चा संस्कृति कहाँ पर विकसित हुई? लेप्चा जनजातियों द्वारा। कहाँ पर? सिक्किम में। और इसका सबसे ज़्यादा पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा योगदान किसका जाता है? सेरिंग लेप्चा का जाता है, बात थी सोनम सेरिंग लेप्चा का। उन्होंने 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। वह सिक्किम में बहुत पूजनीय हैं और सिक्किम में स्वदेशी लेप्चा संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तंत्र नेटवर्क स्थापत्य टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। समझ लीजिए कौन कौन से पुरस्कार है? पद्मश्री सम्मान तो मिला ही है उनको, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तंत्र नेटवर्क स्थापत्य टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज 3 अगस्त है। और बात कर लें आज हमारा जो रविवार है, आज हमारा 2 अगस्त है और आज के दिन हमारा मित्रता दिवस मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की यदि बात करें तो वह 30 जुलाई को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन, 31 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तो 30 जुलाई को आपको जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, और 2 अगस्त को 2 अगस्त को नहीं मनाया जाता। आपके प्रत्येक अगस्त का पहला संडे जो पड़ता है, अगस्त के फर्स्ट वीक का जो संडे पड़ता है, उसी संडे को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जो आज का दिन है 2 अगस्त। तो बस इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मित्रता को बढ़ावा देना और आपसी भेदभाव को खत्म करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। याद रखिएगा UN ने इसकी घोषणा की है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई ने डैश के प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन कोर्स का आयोजन किया। रिकंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया। स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया, उसका नाम क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल की। अब बात करते हैं फुटबॉल के बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण साई ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, याद रखिए कौन सा है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से एक स्पेशल रिकन्वर्शन कोर्स का आयोजन किया था। कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ AFC के अनुरूप AIFF की कोचिंग के तरीकों को समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लेते हैं कि डैश ने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा। डैश ने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन क्या है? भारत, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका। आंसर हो जाएगा अमेरिका। भैया आजकल अमेरिका चिढ़ा हुआ है किससे? चीन से। तो भैया कोई भी उसके अगेंस्ट यदि चीन के अगेंस्ट जा रहा है तो भैया खड़ा हो जा रहा है अमेरिका। तो वही हाल है, यहाँ पे अमेरिका खड़ा हो गया। अब बात थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरों का समर्थन करने के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर उद्देश्य वियतनाम के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना है। दक्षिण चीन सागर SCS, ठीक है, साउथ चाइना सागर से बढ़ते तनाव के बीच समुद्री अधिकारों का पता लगाने और
प्रयासों का दावा करने के बीच अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गठबंधन बौद्धिक संपदा की चोरी से बचने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सह चुनाव के लिए चीन को समझाने की दिशा में काम करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आभासी सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आभासी सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? रेल मंत्रालय ने किया। किसने किया? रेल मंत्रालय ने किया। ऑप्शन देख लेते हैं, चूंकि एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। रेल मंत्रालय ने पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सभी जोन, डिवीजनों, उत्पादन इकाइयों को आपस में जोड़कर 23-20 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए आभासी सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया। कितने पदाधिकारी थे? 2320 और सभी जोन, डिवीजन, उत्पादन इकाइयों को आपस में जोड़कर। कैसा प्लेटफॉर्म था? वर्चुअल प्लेटफॉर्म था। बात करते हैं आगे। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है भैया? पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल ने रेलवे के लिए समर्पित सेवाएं व बहुमूल्य योगदान देने के लिए सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सराहना की। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे निरंतर ऐसे कार्य करते रहें जिनसे समाज बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और आगे बढ़े। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों ने इस आयोजन में भाग लेने और इसे यादगार बनाने के लिए पीयूष गोयल का धन्यवाद दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, फिर सुन लीजिएगा। किसने रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? श्री संजय धोत्रे, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह। आंसर क्या हो जाएगा? श्री संजय धोत्रे। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय एचआरडी इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं आईटी राज्य मंत्री, फिर समझ लिए कौन है श्री संजय धोत्रे? कौन है? केंद्रीय एचआरडी इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एवं आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज महाराष्ट्र के अकोला में, कहाँ के? आज महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है। याद रखिएगा, जो भारत में एयर फाइबर सेवाएं देता है वो कौन देता है? बीएसएनएल देता है। फिर समझ लीजिए, भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है और इसका लक्ष्य बीएसएनएल के स्थान से 20 किमी के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया? फिर समझ लीजिएगा, जो आपका स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 हुआ, इसके ग्रैंड फिनाले को संबोधित किसने किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री कौन है भैया? हमारे सबको पता होगा प्रधानमंत्री हमारी कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गृह मंत्री हमारे अमित शाह। वित्त मंत्री हमारे कौन है? हमारे सीतारमण जी हैं और निर्मला सीतारमण जी। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ जी। चलिए बात करते हैं आगे, व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के युवाओं की आकांक्षाओं को दर्शाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मतलब सिंपल, ये हैकथॉन में वो एक ही चीज़ को एक्सप्लेन किया जो उन्होंने अभी अपनी नीति चलाई थी, उसी नीति के बारे में उन्होंने बताई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। एनईपी का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधार है। इसका फोकस नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाले तैयार करना। मतलब सिंपल सा, इस बार की जो शिक्षा नीति बनी है पूर्णतः लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए ही ऐसी नीति बनाई गई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से कितने नए राज्य फिर समझिएगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से कितने नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हैं? मतलब कितने राज्य या केंद्र शासित राज्य अभी हमारे जुड़े हैं इस योजना से? तो याद रखिएगा, कितने हो गए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितने जुड़े हैं अभी हाल ही में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 4, 5, 6, 3, तो आंसर हो जाएगा 4 हमारे राज्य जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। समझ लिया किस मंत्रालय का ये? वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर ही क्यों न हो। इसका उद्देश्य सभी राज्य केंद्र शासित राज्यों के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन IMPDS के माध्यम से चल रही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना है। अब इसमें जो नए राज्य जुड़े हैं कौन कौन से? अब इसमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को शामिल करने से आज से कुल टोटल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक कार्ड के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। मतलब टोटल स्टेट कितने हो गए? 24 और 4 राज्य कौन कौन जोड़े गए हैं? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? ठीक है, बात करते हैं किसने संभाली है। एयर मार्शल VR चौधरी AVSM VM ने संभाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। एयर मार्शल VR चौधरी AVSM VM ने 1 अगस्त 2020 को भारतीय वायुसेना IAF के पश्चिमी वायु कमान की एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल V सुरेश PSM AVSM VM ADC के कमान संभाली है। मतलब किसके जगह पर आए हैं ये? एयर मार्शल V सुरेश के जगह पे ये आए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैं डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसके बारे में और इस पे उसका नाम बता दे रहा हूँ कि मिशन का नाम क्या है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन क्या क्या है? आर्टेमिस 1, जुपिटर 2020, मार्स 2020, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मार्स 2020। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए इसका विश्लेषण करने के वास्ते, मतलब अब पहली बार नासा ये कोशिश कर रहा है कि मंगल ग्रह की चट्टानों को पृथ्वी पर लाया जाए और उसका जांच किया जाए कि क्या वहाँ पे इंसान रह सकता है। प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। हाल ही के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तीनों ही उपग्रह फरवरी में मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे और अपना प्रयोग करेंगे। ठीक है, फरवरी 2021 में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया। आज के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। इसका PDF, इस करंट अफेयर्स की PDF के लिए आप एडवांस लर्निंग बाय RK सर का जो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको मिल जाएगा। डेली का डेली करंट अफेयर का PDF वहाँ पर मिल जाएगा। और रही बात करंट अफेयर, तो करंट अफेयर डेली का डेली 2:30 से 3 के 2:30 से लेकर 3 बजे के मध्य आपको अपलोड कर दिया जाएगा। डेली रात में अपलोड हो जाएगा कि आप सुबह उठते ही आपको करंट अफेयर मिल जाए। क्योंकि कल कुछ दिक्कत हो गई जिसकी वजह से 2 तारीख करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं 2 और 3 दोनों एक साथ कर दे रहा हूँ। एक भी दिन का करंट अफेयर छूटेगा नहीं, बिल्कुल परेशान न होइए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।